नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका संसद के ऊपरी सदन सीनेट में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जिससे चीन की विस्तारवाद की नीति को तगड़ा झटका लग सकता है। अरुणाचल पर चीन के दावे को अमेरिका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीनेट में लाए गए प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करने वाली लाइन मैकमोहन रेखा को बतौर अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की तरह मान्यता देता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। इस प्रस्ताव को दो सीनेटरों ने पेश किया है। सीनेटर बिल हेगार्टी, जिन्होंने सीनेटर जेफ मर्कले के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को सीनेट में पेश किया है। उन्होंने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया, बल्कि चीन के घुसपैठ की कोशिश की भी निंदा की। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश राज्य को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट के समर्थन को व्यक्त करता है। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथा स्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करता है। दोनों प्रमुख दलों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की ओर से सीनेट में लाए गए प्रस्ताव में हेगार्टी ने चीन को मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। साथ ही कहा, अमेरिका भारत समेत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस प्रस्ताव से इस बात की पुष्टि हो गई है कि अमेरिका मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता देता है। इस प्रस्ताव से चीन की विस्तारवादी नीतियों को तगड़ा झटका लगा है, जिससे चीन दावा करता था कि अरुणाचल प्रदेश चीन की जमीन है। अमेरिका ने चीन के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर बता दिया है कि चीन साजिश के तहत बेवजह भारत चीन सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है। पिछले साल ही 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से में भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा तो दोनों सेनाओं में झड़प हो गई थी। इसमें दोनों तरफ से सैनिक जख्मी हुए थे। दरअसल भारत की चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश को करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर अपना दावा पेश करता है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन समय समय पर भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे का भी विरोध करता रहा है। चीन ने 2021 में अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम बदल दिए थे। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। चीन ने अप्रैल 2017 में भी इस तरह से नाम बदलने की कोशिश की थी। तो उधर अमेरिकी सीनेट ने एक और अहम फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खास एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत नियुक्त करने के फैसले पर सीनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। एरिक अब भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे। यह अहम पद पिछले 2 साल से खाली पड़ा था। 52 साल के एरिक लॉस एंजलिस के मेयर भी रहे हैं। एरिक गारसेटी बाइडेन के चुनावी अभियान के सह अध्यक्ष रहे हैं। कहा जाता है कि बाइडेन की जीत में उनका काफी योगदान था। राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति को बाइडेन की तरफ से उन्हें दिया गया इनाम करार दिया जा रहा है। एरिक को भारत में राजदूत नियुक्त करने का फैसला बता रहा है कि बाइडेन भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक अमेरिकी संसद में पेश हुए प्रस्ताव की, तो दूसरे भारत में नए अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की। तो आज पैनल में 2 विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। और हमारे साथ जितेंद्र ओझा, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
ओझा जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। यूक्रेन रूस के मामले में भारत को अपने साथ लाने के लिए अमेरिका बार बार भारत को चीन के साथ संबंधों की संवेदनशीलता का हवाला देता रहा। अब वह खुद आगे बढ़कर मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने का प्रस्ताव पेश कर रहा है। इसके क्या मायने हैं? राष्ट्रीय संबंधों में हर एक मुद्दे पर आपके अपने मित्रों के साथ सहमति हो और आपका आउटलुक हो, ये होता नहीं। तो कई दफे होता है कि भारत का नजरिया अलग है, हम अपने नजर से देखते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट था कि उसका जो है झगड़ा चल रहा है रूस के साथ, तो भारत को लाना चाहता है। लेकिन जहाँ भारत खड़ा हुआ था वहां से हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में रूस की और हमारी हित में कुछ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारी मित्रता होनी ही होनी। चीन का अभी वर्तमान में जरूर मित्रता है रूस के साथ, लेकिन आप देखिए कि 1950 के दशक में चीन ने सोवियत रशिया को क्रिटिसाइज किया था, 60 के दशक में, जबकि दोनों के पास सेम पॉलिटिकल सिस्टम थे। तो इस वजह से अमेरिका के साथ जो टकराव हुआ है रूस का, उसकी वजह से आप कहें कि रूस और चीन के बीच में संबंध बन गए हैं, तो भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। तो ये जो है उस तरीके से देखिए कि मित्रता भी है, तो आप अपने मित्र के साथ बुली मत होइए। वो अगर आप पुश ओवर बनाना चाहते हैं तो पुश ओवर मत होइए, खड़े रहिए, उनको नाराज मत कीजिए, उनसे कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन के साथ अमेरिका के डिफरेंसेस हैं और हमारे भी डिफरेंसेस हैं। मैं क्षमा कीजिएगा, आपकी अप्रोच से मैं वहां तक नहीं हूं कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, वहीं तक नहीं। अरुणाचल तो है ही अभिन्न। दुनिया के जिस तरीके से नक्शे बदले हैं, उस नक्शे के हिसाब से पूरे तिब्बत पर चीन का कब्जा इलीगल है, फोर्सफुल है, डिसेप्शन और ट्रेचरी के जरिए उन्होंने पूरे तिब्बत पे कब्जा किया। भारत और तिब्बत के बीच में जो समझौता हुआ था, जो मैकमोहन लाइन थी, हमने तिब्बत के साथ मान लिया था, लेकिन पूरा चीन का कब्जा तिब्बत पे इलीगल है, अक्साई चीन पे कब्जा इलीगल है। तो हमें डिफेंसिव की बजाय और ऑफेंसिव होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने इस मुद्दे पे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और ये एक अच्छी मित्रता की बुनियाद दिखाई पड़ती है कि जब जरूरत पड़ता है तो हम अपने मुद्दे को अपने हिसाब से सर्च करते हैं और हमारे मित्र उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक कॉमन इंटरेस्ट आती है, कॉमन इंटरेस्ट पे हमारे मित्र हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिससे भारत और अमेरिका की मित्रता भी मजबूत होगी और चीन की जो विस्तारवादी, जो डिसेप्शन, ट्रेचरी, अग्रेशन, एक्सपेंशन, ये सब नीतियां है, उस पर थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर बनेगा। ठीक है सर, दोस्ती तो मजबूत होगी, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि अमेरिकी संसद में यदि यह प्रस्ताव पास हो जाए तो इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लाभ होगा? देखिए, इससे चीन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो हो जाता है प्रस्ताव पास, तो कम से कम चीजें फॉर्मलाइज हो जाएंगी और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे अमेरिका का वर्चस्व है, वहाँ चीजों में क्लैरिटी रहेगी। लेकिन हमारा मानना है कि हमें और आगे जाना चाहिए और हमारा अक्साई चीन में जो चीन का कब्जा है उसे बाहर हटाने की जरूरत है। और ये भी चीन की देखिए जो वास्तविक किताब है जो चीनी सभ्यता की बात करती है, उसका नाम है शीची या शीजी। उस किताब में तिब्बत के लोगों को नुमाट करके लिखा गया। यहाँ तक कि 2/3 जो चीन की जमीन है वो इलीगल तरीके से कब्जा की गई है, उसे चीन कभी कहा ही नहीं जाता है। चीनियों ने खुद उन्हें नुमाट कहा। तिब्बत है, इनर मंगोलिया है और सिंजियांग है, तीनों को वो जो है वो चीन का हिस्सा कभी नहीं। यहाँ तक कि मंचूरिया को भी लोग कहते हैं कि वो चीन का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि एक ऐसा समय था जब भारत विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में था और उस समय में हम जो है बात नहीं कर पा रहे थे। नक्शे बदले हैं। हम अगर देखें कि गुप्त इरा से हम अगर बात करें तो पूरा अफगानिस्तान से बांग्लादेश के बहुत आगे तक ये रहता था। तो हमारा एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा नहीं था, लेकिन चीन जो है इसी बात का फायदा उठा के वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और 1940 और 50 में जो हमारे नेता थे वो फ्रीडम फाइटर थे, वो उनमें वो स्ट्रेटेजिक आउटलुक की कमी थी, वो इंस्टीट्यूशन ही हमारे पास नहीं थे, तो उन्होंने वो मान लिया। लेकिन हमारी पोजीशन तो यही रहनी चाहिए कि पूरे तिब्बत से चीन वापस जाए। चीन जो है जिस तरीके से तिब्बत को सिनिसाइज कर रहा है उसको खत्म किया जाए। और जॉनसन लाइन जो 1860 और 1890 के आसपास जो है हम लोगों ने एग्री किया था, तिब्बत और भारत की बॉर्डर वही रहनी चाहिए। जॉनसन लाइन के हिसाब से देखें, मानसरोवर वगैरह सारे हमारे हिस्से में आते हैं, हमें उसी पे स्टिक करना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश ने जब ये हमें दिया तो मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन दोनों जो है उस समय रेलेवेंट थी, हमें उसी पे स्टिक करना है। तो उस वजह से ये
अच्छी बात है, लेकिन हमें और आगे जाने की जरूरत है। मंजू जी, आपसे भी इस विषय को आज समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो भारतीय विदेश नीति का रुख रहा है वह अपने हितों पर प्रतिबद्ध लेकिन प्रतिद्वंदियों से बेपरवाह रहा है। अमेरिका का आगे बढ़कर यह प्रस्ताव पेश करना क्या उसी क्रम में है? वह भारत को अप्रोच को प्रभावित करना चाहता है? चाइना ने जो ये अपना रुख रखा है हमारे साथ बॉर्डर के अलोंग, ये बहुत ही असर्टिव अग्रेसिव रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है कि मनमोहन लाइन एक बॉर्डर है। वो कहते ये है ही नहीं। लेकिन हमारा मानना है और सही मानना है कि तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री थी, तिब्बत से हुआ था तब ये, और ये लाइन एक्सेप्टेड थी। अब चीन नहीं उसमें मानना चाहता तो दैट इज अ सेपरेट इशू, यू नो, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हम वी आर वेरी क्लियर कि ये जो लाइन है ये डिमार्केशन लाइन है और इसी को सबको रिकग्नाइज करना चाहिए, और अब यूएस ने भी ये रिकग्नाइज कर लिया है। और हमारी जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं यूएस के साथ, इससे और क्लोज होती हैं, और हमें इसके ऊपर अपने आप का जो हमारा जो स्टैंड है इसे बहुत क्लियर रहा है, और चीन को भी हमने कन्वे किया है। लेकिन अब चीन को अगर चीन नहीं मानता है, जैसे अपने वो करते रहते हैं, स्कर्मिशेस होते रहते हैं, तो इंडिया सक्षम है कि हम उनको जवाब दें और बताएं कि आप ऐसे अपने मन मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारा स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन अब इस मुद्दे पर अमेरिका भी स्टैंड ले रहा है। मंजू जी, भारत में लंबे समय से धारणा रही है कि अमेरिका के साथ हमारे मीठे संबंध हम पर उसके एहसान हैं, लेकिन अब यह बात साफ हो रही है कि अमेरिका हर हाल में भारत को अपना हमराह बनाए रखना चाहता है। वह कौन से फैक्टर हैं जिनसे अमेरिका इतना तेजी से रुख बदल रहा है? कुछ फैक्टर्स तो ये हैं, क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हो रही हैं वर्ल्ड में इस वक्त, और जो चीन है वो बन गया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में, और वो कोशिश कर रहा है, चैलेंज कर रहा है यूएस की सुप्रीमेसी और यूएस की जो सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस हैं और जो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको चैलेंज कर रहा है। और चैलेंज ऐसे कर रहा है अग्रेसिव वे में, और सब जगह अपनी अपनी बता रहा है कि ये हमारा हिस्सा, ये हमारा लैंड ग्रैब जिसे कहते हैं, हर एक जगह करता जा रहा है। और चीन समझता है कि दे कैन डू व्हाट दे लाइक, और ताइवान को लेकर भी यूएस इसलिए अब थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्यों हमसे बात करेंगे। लेकिन उनको समझ आ रहा है कि हमारे कॉमन एनिमी कहिए या एडवर्सरी कहिए, यूएस का भी एडवर्सरी चीन है और इंडिया का भी काफी हद तक चीन है। तो दोनों, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं यूएस और इंडिया के मीट करते हैं, आपस में मेल खाते हैं, तो इसलिए यूएस को लगता है इंडिया के साथ कोई अपने साथ लेकर हम ये काउंटर कर पाएंगे चीन को। और एक डेमोक्रेसी का भी फैक्टर है और शेयर्ड इंटरेस्ट का भी फैक्टर है, और वो देख रहे हैं कि इंडिया के साथ इंडिया भी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है चीन के असर्टिवनेस को, और साथ में क्वाड में, इंडो पैसिफिक में, सब जगह, आसियान में, सब जगह इंडिया उनके साथ खड़ा है। तो इसलिए, और उनके इंटरेस्ट में है ये डेफिनेटली, लेकिन इंडिया के भी इंटरेस्ट में है कि दोनों हम लोग साथ काम करें इन सारे मतलब वर्ल्ड के जो मुद्दे हैं उन सब चीजों पे भी, और इसके ऊपर भी कि चीन को अलाउ ना किया जाए हर एक अपनी मनमानी करने का इंडो पैसिफिक में या हमारे बॉर्डर पे या कहीं भी दुनिया में। जितेंद्र ओझा जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चुनावी अभियान के साथ ही और वहां के दूसरे सबसे बड़े नगर लॉस एंजलिस के मेयर रहे एरिक को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो बाइडेन की महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी होंगी। निश्चित रूप से देखिए, भारत जो है अभी नहीं, इस शताब्दी की शुरुआत से ही उनको लगने लगा जो अमेरिका को कि भारत बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए जिस तरीके से सिविल डील साइन हुई तो वहाँ से उनके तरफ से इनिशिएटिव आती है। और हमारे यहाँ जब लिबरलाइजेशन के बाद जो है जो इकोनॉमिक जंप हमने धीरे धीरे तो नहीं कहूँगा सडनली लेना शुरू किया, तो वहाँ से उनको लगने लगा। तो चीन की कहानी है रेशु जी, ये भस्मासुर की कहानी की तरह है। पूरी चीन जो है वो उत्पन्न होता है अमेरिकी कैपिटलिज्म की लालच की वजह से कि बहुत सारी चीजें उन्होंने चीन में रिलोकेट कर दिया। चीन ने अपने लोगों के हेल्थ वगैरह पे तो इन्वेस्ट किया, लेकिन अपने जनता को उसने प्रोडक्शन मशीन बना दिया। 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम लेते थे, तो बहुत सारी चीजें सस्ती होने लगी
और ये अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा। लेकिन जब उनका प्रॉफिट बढ़ता है चीन को भी फायदा होता है, और चीन फायदा होने के बाद कई एक जो है स्ट्रेटेजिक एरियाज में मंजू जी ने कहा कि अमेरिका को चैलेंज करने लगा। और आज स्थिति ये है रेशु जी कि चीन कहता है कि जो पश्चिम का प्रजातंत्र का ढांचा है वो ढांचा ही इररिलेवेंट है, उसका ढांचा उससे ज्यादा सुपीरियर है। और मैंने आप देखें कि परोक्ष रूप से उसने क्या किया है दूसरा, कि चाहे अफ्रीका में हो, चाहे सेंट्रल एशिया में हो, चाहे फार ईस्ट में हो, यहाँ तक कि वो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका तक पहुंच गया है। और वहां जाके वो क्या कर रहा है कि कई एक जगह वो जो ऑटोक्रेट्स है उनको प्रॉप अप कर रहा है, और वहां के रिसोर्सेज को भी कैप्चर कर रहा है और वहां के मार्केट को भी कैप्चर कर रहा है। तो ये जो एक नए किस्म का साम्राज्यवाद चीन ने लाना शुरू किया है, जिससे अब अमेरिका के लोगों को भी खतरा महसूस होना शुरू हो गया है। तो उन लोगों ने क्या काम किया है कि कई एक एरिया में चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि ये जो जैसे चिप बेचना या सेमीकंडक्टर्स ये सब बेचना, उन्होंने चीन पे काफी प्रतिबंध लगाया कि ये नहीं दिया जाएगा चीन को, क्योंकि उनको लगता है कि चीन उनके यहाँ पर भी जो उनका ढांचा है उसमें भी सबवर्ट कर रहा है, उनकी डेमोक्रेसी में भी सबवर्ट कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि नेटो की अपनी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की वजह से उन्होंने रूस के साथ संघर्ष कर लिया। नहीं तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि भारत धीरे धीरे रूस को भी नज करता डेमोक्रेसी की तरफ, और भारत जो है अमेरिका और रूस में कोई अप्रोच में लाने की कोशिश करता, वही एकमात्र तरीका है चीन को रोकने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि उनके जो भी भीतर के जो प्रिंसेस क्यों ना हो, चीन को लेकर अमेरिका काफी सजग है, और उनको लगता है कि भारत में वैसे व्यक्ति राजदूत होना चाहिए जो लोकप्रिय है, जो रीच आउट कर सकता है, जो मेजोरिटी है। देखिए पॉलिटिशियन किसी भी दिन एक मंजू जी और ये नहीं करेंगे, मैं भी डिप्लोमेट था, साल में थोड़े साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, मैंने कहा ऑन एनी गिवन डे अ पॉलिटिशियन इज अ बेटर डिप्लोमेट। क्यों? क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक लोगों से ही वो हैंडल करता है, तो उसको पता है कि क्या। बिल्कुल सर, ये सवाल मैं करने वाली भी थी यहाँ पर मंजू सेठ जी से। मंजू जी, एक परिपक्व राजनेता और कभी खुद को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में देखने वाले व्यक्ति का भारत में राजदूत होना, आप इसे कैसे देखती हैं? और मैं इस टिप्पणी के लिए पहले आपसे क्षमा भी मांग लूं, क्योंकि यह टिप्पणी मैं एक डिप्लोमेट के सामने कर रही हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट इस जो खास स्थिति है इस वक्त की, 2 साल से कोई भी एम्बेसडर यूएस का इंडिया में नहीं था, तो डेफिनेटली एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर और एक पॉलिटिशियन जो क्लोज है वहाँ के राष्ट्रपति के साथ, यू नो इज क्लोज टू हिम, के एडवाइजर रह चुके हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका जो कनेक्ट है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप प्रेसिडेंट का ईयर जिसे कहते हैं यू हैव, तो आप उससे ज्यादा अपना जो रोल है निभा सकते हैं, और जो भी डिसीजन लेने ऑन द ग्राउंड ज्यादा आसानी से आप दे सकते हैं। डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स भी इफेक्टिव हैं, बट ये यहाँ ऐसी स्थिति में जो एक ऐसा सीजन पॉलिटिशियन जो बहुत क्लोज हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, उससे फर्क पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि उनको कोई भी जो रिकमेंडेशन होगी और जो उनको डिसीजन लेने होंगे उनको ज्यादा आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि उनका आपस में जो कनेक्ट है जो बाइडेन का और एरिक गारसेटी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है उनके अपना जो उनकी फंक्शंस हैं जो अपने जो एज एम्बेसडर वो निभाने में और डिसीजन लेने में और चीजें करने में बहुत उनको सपोर्ट मिलता है इसमें, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपना डिस्चार्ज कर पाएंगे फंक्शन एज एम्बेसडर। ओझा जी, एक और सवाल आपसे, पता नहीं आप इस सवाल पर सहमत होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका चीन पर अपना प्रभाव चाहता है, वह उस भावना से भी खुद को करीबी दिखा सकता है। ऐसे में भारत दूसरे की कामना का साधन क्यों बने आखिर? नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम किसी का साधन बन गए हैं। जो हमारा रवैया था रूस को लेकर, आपने देखा कि हमने पूरी तरीके से असर्ट किया, बहुत एग्रेसिवली असर्ट किया। तो आज जो है भारत एक अलग स्थिति में है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो फॉरेन ऑफिस में कहें, जो इसमें कहें, बाहर में भी कहें, उन सब में बड़ी क्लैरिटी है कि भाई कौन कौन से मुद्दे पे हमारे इंटरेस्ट मिल रहे हैं। जब आपके इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो आपको दोस्ती करनी चाहिए। तो हम किसी के टूल नहीं बन रहे हैं। इस मुद्दे पे, चीन के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट बहुत कन्वर्ज कर रहा है, हमेशा से कन्वर्ज कर रहे थे। पहले अमेरिका को हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 90 तक के दशक में सीरियसली नहीं लिया। यहाँ तक कि कश्मीर के आतंकवादियों को भी उन लोगों ने क्या कहा कि फ्रीडम फाइटर कहकर बुलाते हैं। लेकिन 2001 के बाद से और जब से चीन का ये खतरा मंडराना शुरू हुआ है, तब से अमेरिका ने क्या है
और एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक जिसकी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत अधिक दिलचस्पी है, प्रैक्टिशनर भी रहा हूँ, मैं भी डिप्लोमेट रहा हूँ, एम्बेसडर नहीं बन पाया, ये दूसरी बात है, पहले निकल गया। और लेकिन ये मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में भारत को तो बहुत जरूरी है कि हम तो अपने एक प्रजातंत्र को और गवर्नेंस कैपेसिटी और नेशनल सिक्योरिटी कैपेसिटी को भी मजबूत करें। और दूसरा सबसे बेहतरीन दिन तो वो होगा जब रूस और अमेरिका में दोस्ती हो और भारत भी उसके साथ रहे। वही एक मात्र तरीका है चीन को रोकने के लिए। इसलिए नहीं कि चीन के फिलहाल ये वो सेकंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है, सेकंड या थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। चीन के जो स्ट्रेटेजिक साइकी है, उस स्ट्रेटेजिक साइकी के साथ हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। चलिए, तमाम प्रॉस्पेरिटी के बावजूद उसने क्या काम किया है कि चीन के भीतर के जो सीनियर पॉलिटिशियन है, कई वो लोग गायब हो चुके हैं। चीन के भीतर के जो बड़े कॉर्पोरेट लीडर है, वो डर और भय के साथ रहते हैं। तो भारत का मजबूत होना, मेरा मानना है कि भारत के मजबूत होने से चीन के आम जनता को भी आश्वासन मिलेगा, उनकी भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगी और पूरे इस रीजन की जियो पोलिटिकल इक्विलिब्रियम है वो मजबूत होगी, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी सब मजबूत होगी। ऋषि, सवाल तो मन में बहुत सारे थे, लेकिन अभी समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।